बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। दो मामलात हैं, दोनों बड़े आम हैं। फॉरेन फंडिंग केस और उसका सामना पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था, फिर बाद में फ़ारूक हबीब की मेहरबानी से उन्होंने 2017 में केस किया और फिर ये मामला PMLN और पीपल्स पार्टी के गले भी पड़ गया। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं PMLN के जिनका वो अब तक जवाब नहीं दे पाए और जवाब दे भी नहीं रहे थे, और करोड़ों रुपए की ऐसी अदायगियां हैं या ऐसे फंड्स हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और उनके ज़राए भी मालूम नहीं हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके ज़राए मालूम नहीं है और उनका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। तो PMLN का भी एक बड़ा कम्प्लेक्स मामला है। अब पीपल्स पार्टी के भी मामला किसी किस्म के हैं और वो दोनों निशानदेहियाँ की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन ना ये केस आज तक सुने गए, ना वो केस आज तक सुना गया। और PTI जो है उसके बारे में ये दावा है अपोजिशन का कि अगर फॉरेन फंडिंग केस को मेरिट के ऊपर सुना जाए तो PTI बतौर सियासी जमात मौजूद नहीं रह सकती और मामला ख़त्म हो जाएगा। इसमें कानून क्या कहता है? देखें, सबसे मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान का आईन इस पर क्या कहता है। एक तो आर्टिकल 204 का इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो उसमें तरीकाकार है कि आप चंदा कैसे ले सकते हैं। किसी सियासी जमात का कारकुन मेंबरशिप फीस देने का पाबंद होगा। अगर पार्टी आइन में यह बात दर्ज है तो सियासी जमात का कारकुन मेंबरशिप के अलावा चंदा पार्टी के फंड में दे सकता है। नंबर 2, किसी रुकन या सपोर्टर की तरफ से दिए जाने वाले चंदे और फीस का बाकायदा अंदराज जमात के लिए लाजमी है। नंबर 3, किसी भी गैर मुल्की जरिए बशमूल गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन या किसी फर्द की तरफ से किसी बिलवास्ता या बिलावास्ता चंदा की ममानियत होगी, नहीं दिया जा सकता। नंबर 4, इस एक्ट में ममनुआ किसी भी चंदे को जब्त कर लिया जाएगा। नीचे एक वजाहत मौजूद है, उसमें यह है कि की ज़राए में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शामिल नहीं होंगे, यानी जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो चंदा दे सकते हैं। जिनके पास नादरा की तरफ से जारी करदा जो ओवरसीज के शनाख्ती कार्ड होते हैं वो चंदा दे सकते हैं, उनको ये अलाउ है। अब आप ये देखें कि अगर किसी पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के मामला आते हैं तो उनको कैसे डील किया जाएगा, कानून में उसका तरीक़ाकार क्या है, ताकि क्योंकि PTI को इसका सामना है हुकूमत को और अपोजिशन को लगता है कि इस केस के ऊपर वो हुकूमत को ले जाएंगे। तो इस केस में हुकूमत का रोल क्या होगा वो देखें हम। इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी where the federal government is satisfied on the basis of a reference from the commission or information received from any other source that a political party is a foreign aided political party or has been formed or is operating in a manner judicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is including in terrorism, the government shall by the notification in the official gazette मेक सच डिक्लेरेशंस। ये गवर्नमेंट करेगी। अगर गवर्नमेंट को कोई एक बॉडी जैसे कोई कमीशन बनता है वो बताता है या कोई इंफॉर्मेशन आती है उनको इंडिपेंडेंट सोर्स से और उसमें फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित होती है पॉलिटिकल पार्टी को मिली है, या तो वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है या दीगर किसी ऐसी एक्टिविटी में इस्तेमाल हुई है, तो गवर्नमेंट जो है वो इस इशू के ऊपर पहले अपने आप को सेटिस्फाई करेगी और उसके बाद नोटिफिकेशन और फिर जो आगे करेगी नोटिफिकेशन के बाद वो ये करेगी, विद इन 15 days ऑफ मेकिंग अ डिक्लेरेशन अंडर सब सेक्शन 1 द गवर्नमेंट शैल रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट जब खुद मुतमईन हो जाएगी तो मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भिजवा देगी। नंबर 3, वेयर द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द डिक्लेरेशन मेड अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी अंडर सब सेक्शन 1 सच पॉलिटिकल पार्टी शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड फोर्थविथ। ये पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी मुतमईन हो जाती है कि वाकई में ऐसा हुआ है, पहले तो गवर्नमेंट को मुतमईन होना पड़ेगा और गवर्नमेंट फिर भेजेगी अपने इत्मीनान के बाद सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको, जब सुप्रीम कोर्ट भी मुतमईन हो जाएगी, उसको लगेगा वाकई ये सब कुछ वैसे ही हुआ है और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से फंडिंग इस तरह हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पार्टी को जो है वो डिसॉल्व कर देगी। इसमें फर्दर और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ही करेगी। तो क्या PTI की गवर्नमेंट अपने खिलाफ उस सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस बना के भेज देगी या सुप्रीम कोर्ट को कहेगी कि ये कार्रवाई की जाए,
ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचाएगी पीटीआई की गवर्नमेंट? हालांकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया। हाँ, ये केस चल रहा है तकरीबन कोई 6 साल से। इसमें 3.5 साल जो हैं वो पीएमएल-एन के थे। पीएमएल-एन ने अपने 3.5 साल के अंदर उनकी हुकूमत क्यों मुतमईन नहीं हुई और उन्होंने क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिसॉल्व नहीं करवाया सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भिजवा के? ये है बड़ा सवाल। अब वो चाहते हैं कि वो खुद ही ये करें या उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है? क्योंकि निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और निहाल हाशमी साहब पीएमएल-एन के सेनेटर भी रहे हैं और साथ हमारे लिए एक बड़े काबिल एहतराम कानूनी एक्सपर्ट हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जरताज गुल वजीर साहब मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और नवाब तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपका ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन साथ मुझे ब्रॉडशीट के ऊपर भी बात करनी है और उन वकला से बात करके जो बरतानिया में केस लड़ रहे थे। इस केस को अब पब्लिक किया जा रहा है, इसके फैक्ट्स को लोगों के सामने लाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी भी बना ली है। कुछ इतलात इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअली क्या हुआ था और कौन से कैरेक्टर्स हैं, और बाकी जो है वो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि वो अब क्या सोच रहे हैं इस बारे में। लेकिन सबसे पहले निहाल भाई, ये फॉरेन फंडिंग वाला केस जो है, आपकी जब गवर्नमेंट थी आप तो बड़े आराम से इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते थे। आपके दौर में हमने वो एक्टिविटी नहीं देखी, इस मामले में भी और ब्रॉडशीट के मामले में भी, और अब आप चाह रहे हैं कि ये हुकूमत खुद करे। यानी जो आईनी तरीकाकार है वो मैंने आपके सामने रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स आपने आज मौजू लिया है। बुनियादी तौर पे ये फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर साहब लेके गए थे 2014 में, और उनको एतराज़ जो बुनियादी था वो ये था कि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उसके कुछ अगराज व मकासद थे। उसमें जो अगराज व मकासद थे कि सबसे पहले तो हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे और हम एक मिसाल के तौर पे पेश होंगे, मगर ऐसा हो ना सका। ये अकबर एस बाबर साहब का नुक्ता नज़र था। अकबर एस बाबर साहब ने यह भी कहा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं हुआ, उसमें यह बताया जाए मुझे कि ये जो फंड्स आए वो कहाँ गए, किस अकाउंट में गए, किस मद में खर्च हुआ, चूंकि मैं इसको क्रिएटर और इसमें बहुत ज़्यादा फाल किरदार अदा किया। तो ये द मैटर वॉज इन बिटवीन अकबर एस बाबर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अकबर एस बाबर एज बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ पीटीआई, उनके ये मुकदमा था। अब अगर हम उसमें मुदाखलत करते हैं तो हमारा तो मुदाखलत बनता ही नहीं है जब तक हमें इलेक्शन कमीशन नोटिस ना दे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला ना सादिर हो जाए कि हाँ, जो केस दाखिल किया गया है उसमें यह पाया गया है कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग। दूसरा नुक्ता इसमें यह था, नहीं सर, यहां रुके, पहले नुक्ते पे रुके सर, पहले नुक्ते पे रुके सर। देखें, जब आपकी हुकूमत थी उस दौर में भी आप फॉरेन फंड नाम इस्तेमाल करते रहे हैं, उस दौर में भी आप अकबर एस बाबर का हवाला देते रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी और एक जिम्मेदार रियासत की हुकूमत होने के, आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये फॉरेन फंडिंग लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा गलत कर सकती है जिसकी आइन में मुमानियत है, और आप इसको सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को भिजवाते? आप इस पे खुद सेटिस्फाई नहीं हुए, इसका मतलब है उस दौर में? नहीं, मैं जो आपने बीच में मुझे रोक दिया तो मुझे कंप्लीट करने दे मेरे आर्गुमेंट, या जो मेरे बात है कि इसी दौरान जब ये मुकदमा हमने समझा कि 6 महीना साल भर में ये खत्म हो जाएगा, मगर पीटीआई इसको लेकर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और एक बार नहीं 7 साल तक वो 12 इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर कोर्टों में जाती रही और उस पर स्टे लेती रही, स्टे पे स्टे लेती रही। जब भी कोई प्रोसीडिंग शुरू होता था तो वो स्टे लेके आ जाते थे और वो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस को चला नहीं सकता, सुन नहीं सकता। और दूसरा तरीका सर देखिए, आईने पाकिस्तान कह रहा है, सर सुन ले मेरी बात, आईने पाकिस्तान कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, हाई कोर्ट का स्टे क्या करता है वहां, बोलिए। अरे भाई सुन तो लेना, हम सुप्रीम कोर्ट में तब जाएंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर करेगा कि हाँ इसमें उनकी एक फाइंडिंग आएगी, उनकी जजमेंट नहीं लिखा हुआ, उस जजमेंट नहीं लिखा हुआ यहाँ, हम कोई नहीं लिखा हुआ, आइन में नहीं लिखा हुआ। हम दुश्मनी के बुनियाद पे कोई काम नहीं करना चाहते। भाई दुश्मनी नहीं है निहाल भाई, के मुताबिक काम निहाल भाई, निहाल भाई, अगर ये आ चुका होता हमारी गवर्नमेंट में तो हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाते। निहाल भाई, दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। आईने पाकिस्तान में लिखा है, पाकिस्तान का मसला है। आप रियासत को चला रहे थे, आपकी हुकूमत थी, आप लोग अपने मुंह से कहते रहे हैं पाकिस्तान में यह भी लिखा है ना कि आपको सबूत,
आपको सबूत देना पड़ता है, कोई फोरम उसको जस्टिफाई करती है, सर्टिफिकेशन। यार एक मिनट निहाल भाई, एक मिनट ने गलत निहाल भाई, वो कोर्ट में है। जाके नहीं ना, ऐसा नहीं है, आइन कुछ और। देखिए आइन ये कह रहा है, ऐसा हुकूमत, सर बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले। आइन में ये लिखा है कि आपको कोई भी आदमी अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए या आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे या आपकी हुकूमत का अपना कोई बंदा आपकी हुकूमत को ये बताए, कैबिनेट को ये बताए कि मियां साहब पीटीआई जो जमात है ना, इसने 2 नंबर फंडिंग ली हुई है बाहर से, हमें इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और मियां साहब को इस बात पे यकीन आ जाए कि वाकई में पीटीआई ने 2 नंबर फंडिंग ली हुई है, तो फिर मियां साहब का बतौर वजीर आजम या शायद ककान अब्बासी का बतौर वजीर आजम ये फर्ज बनता है कि वो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजें। आप जो वकालत हुकूमत की करना चाह रहे हैं, मैं उसका जवाब ये देना चाह रहा हूं आपको कि ये मुद्दा नवाज शरीफ पे ना रखें। ये हम तब जाते जब ये हमें शवाहिद मिलते, सर्टिफिकेशन होता, कोई दस्तावेज होता, कोई ऑथोरिटी। आज आपके पास सबूत है? एक मिनट आपके पास आज क्या सबूत है कि आप कल एक मिनट सबूत आएगा इलेक्शन कमीशन से ना। एक मिनट आज आपके पास क्या सबूत है कि आप कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जाने, बताएं आप मुझे, क्या सबूत है? आप ये कह रहे हैं ना, फिर इसका मतलब आप बगैर सबूत के कह रहे हैं। चलाया क्यों नहीं गया? सबूत यह है कि 7 साल से यह केस जेरे इल्तवा है। सर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। इमरान खान और पीटीआई ने इसमें हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ, ये हमारे पास सबूत है। चलें, जरताज 7 साल से केस जेरे इल्तवा है और यही इनका सबूत है कि 7 साल से जेरे इल्तवा क्यों है। हालांकि मैं बिल्कुल सादी बात कर रहा हूं कि ये रियासत बंद की और हुकूमत की जिम्मेदारी जाते रहे हैं। सर देखिए, मैं आइन की ये लाइनें नहीं बदल सकता, ये आप लोगों ने बनाई है। आईने पाकिस्तान आप लोगों ने लिखकर हमें दिया है, इसको मैं बदल नहीं सकता। इसमें जो लिखा है उससे तो ना भागे ना सर, उसके ऊपर तो रहें। जरताज 7 साल वो कह रहे हैं हो गए हैं। मोहतरमा ये बताइए कि 7 साल में इस केस का ना चलना वो खुद एक सबूत है। वो कह रहे हैं कि यहां पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू खान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। असल इशू ये हुआ है कि चूंकि जब भी कोई एम्बेजलमेंट होती है, जब भी कोई करप्शन होती है, जब भी रसीदें मांगी जाती हैं, हमेशा वहाँ पे पीएमएलएन और नवाज शरीफ और उनकी फैमिली फंसती है। अब पार्टी, ये जो पार्टी फंड केस है, शायद पीएमएलएन के स्पोक्स पर्सन का हौसला कमज़ोर है, और हौसला इसलिए कमज़ोर है कि अब उनको अपनी पार्टी फंडिंग का जवाब देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको एनआरओ चाहिए, और इसलिए वो कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करके प्रेशराइज करना चाहते हैं कि किसी तरीके से पीएमएलएन का जो पार्टी जो फंडिंग केस है वो छुप जाए, इल्तवा का शिकार हो जाए। लेकिन अब हम इनको भागने नहीं देंगे, रसीदें इनको दिखानी पड़ेगी। हावजा इनका इसलिए कमज़ोर है कि अकबर इस बाबर के अलावा ये केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो इनके जिनके ऊपर एफेड्रीन का केस था, क्या अब्बासी हैं, हनीफ अब्बासी साहब, इनके वो लेकर, जी हनीफ अब्बासी साहब हैं, जी हनीफ अब्बासी साहब ये ऑलरेडी केस लेकर जा चुके हैं हमारी पार्टी फंडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करके इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दिया। और उसमें साथ ही एक और केस भी लेकर गए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, जो उस वक्त वह MNA थे, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनको सादिक और अमीन करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हमारे खिलाफ जा चुके हैं, इनको मुंह की खानी पड़ गई, क्योंकि 7 साल हो जाए या 6 साल हो जाए, अब हम ये चाहते हैं वो जरताज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में गए थे, इंडिविजुअल गया था, रियासत नहीं गई थी। जो हुकूमत वक्त थी वो खुद नहीं गई। इंडिविजुअल कोई नहीं होता। हनीफ अब्बासी का इनके पास प्रॉपर एक ओहदा था, वो प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ उस वक्त केस लेकर गए थे, तो इन्हीं की मां पर लेकर गए थे। बहरहाल मैं आपको जवाब देती हूँ। अब जवाब ये है कि चूंकि हम 6 साल से हमारे पास पूरा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम अपनी पार्टी फंडिंग करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं, वो हमें पैसे देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि उनको मोहब्बत है कि नई तब्दीली आए। लिहाजा 4000 हमारे जो अकाउंट है ऑडिटेड, उनके नाम, पता, टेलीफोन, एड्रेस मौजूद है, आप उनको कॉल करें, उसमें यकीन करें खान साहब, कोई पापड़ वाला नहीं निकलेगा, दही बल्ले वाला नहीं निकलेगा, कोई टीटीज नहीं निकलेंगी। लेकिन अब चूंकि कल इन्होंने अपना जवाब देना है, 4 साल से ये अपना स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन में अपने फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे रहे, और फॉरेन फंडिंग का मैं जरा आप इनकी बेस बता दूं। खान साहब जरा आप एक बात याद रखिएगा कि रहमत अफरीदी और खालिद ख्वाजा ने कहा था कि बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए
नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से 10 मिलियन डॉलर लिए थे ताकि बेनजीर की हुकूमत गिर जाए। अब ये फॉरेन फंडिंग है, इनकी इब्तदा जरा देखें। और फिर उसामा बिन लादेन को गिला भी था नवाज शरीफ से कि चूंकि ये शख्स आधे पैसे खुद खा गया, लिहाजा ये बेनजीर की हुकूमत न गिरा सका। तो आप अंदाजा लगा दें कि कल चूंकि इनको इस तरह के जवाब आने पड़ेंगे, इस तरह के फॉरेन फंडिंग इनके निकल आएगी और ये कलदम हो जाएगी इनकी पार्टी, ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले वो तो असगर खान केस भी है, पीपल्स पार्टी उस पे आज भी कमीशन से एनआरओ पीपल्स पार्टी उस पे आज भी दुखी है। असगर खान केस पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ बड़ी ज्यादती की गई थी। ये उस दौर में भी एक बड़ा अलायंस बना था और उसमें बड़ी फंडिंग भी आई थी, ऐसा भी आया था बेनजीर भुट्टो को रास्ते से हटाने के लिए। नवाब साहब, सवाल सादा है और जवाब अगर सादा आएगा तो जरा हमें भी समझ आ जाएगी। सर, आप कल एहतजाज करने जा रहे हैं एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ जो अपने खिलाफ केस को सुप्रीम कोर्ट पे नहीं भेज रही, और एक ऐसे जमात के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं जो 3.5 साल तक ये मौका जाया करती रही है और उसने इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में खुद इस मैटर को नहीं भेजा। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया इमरान भाई। एक्चुअली थोड़ा हकायक को देखना पड़ता है, थोड़ा जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। ये भी देखना पड़ेगा हमें कि ये वही फॉरेन फंडिंग केस है जिससे किसी टाइम पर पीटीआई मुनकिर थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हमारी कोई फंडिंग नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये आ गए हैं इस बात तक कि बिल्कुल हमारी अपनी फंडिंग थी, हमने फंडिंग दी है। और बीच में तो बल्कि जो पीटीआई का जो अकाउंट था, बैरूनी अकाउंट था, उससे इन लोगों ने डिसोन कर दिया। पर उनको ये नहीं सोचा, इनके वकीला ने शायद पहले ये नहीं सोचा कि वो अकाउंट जो है वो इनकी अपनी पार्टी अकाउंट है, उससे भाग नहीं सकते। तो मजबूरन अब खान साहब को जो है हामी भरनी पड़ी कि बिल्कुल ये हमारे अकाउंट से। अब ये कोई तरीका ढूंढेंगे इस ब्लैक मनी को वाइट करने का। अब मजा एक्चुअली इमरान भाई तब आएगा नेक्स्ट फेज में जब पता चलेगा कि इनको फंडिंग कहां से मिली है, क्योंकि हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन है कि जो इनके पास पैसा आ रहा है वो ना कि सिर्फ यहूदी लॉबी का है, ना कि सिर्फ इजरायली लॉबी का है, बल्कि बरतानिया का मुल्क दुश्मन अनासर का पैसा की फंडिंग इनको हुई है। और उसके बदले में इनको करना क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ये इनको इसके बदले में करना क्या होगा? कुछ भी नहीं खान साहब, क्या करना होगा इनको? ये तो कर रहे हैं ना, इन लोगों ने गरीबों को भूखा मार रहे हैं। ये लोग कश्मीर का सौदा कर चुके हैं उन पैसे की एवज में। इन लोगों ने आपके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, 97 आइटम्स हैं जिनकी प्राइसेस 250% बढ़ा चुके हैं। ये वही लोग हैं जो आके कहते थे कोरोना से खतरा नहीं है, घबराना नहीं है, कोरोना एक छोटा सा बुखार है, फीवर है, सही हो जाएगा। तो ये आप देखें, ये लोग भूख मारने का प्रोग्राम तो इनका ही है ना खान साहब। वीट की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, बिजली की कीमत कहां चली गई, पेट्रोल डीजल की कीमत साहब, ये आप लोगों को कब पता चला कि ये नवाज साहब, आपको कब पता चला आप लोगों को कि ये यहूदियों ने पैसा दिया है, इसराइल ने, हिंदुओं ने या इंडियंस ने ये पैसा पाकिस्तान के दुश्मनों ने दिया? ये आप लोगों को कब पता चला? ये तो हमें रिसेंटली पता चल गया। इन्फॉर्मेशन कोई छुपती नहीं आ जाती है, पर हमारी एक कोशिश थी कि सर देखें, हमें ये क्लेम आप लोगों ने जब पहली मर्तबा किया था ना, उस दौर में पीएमएलएन की हुकूमत थी, तो उस दौर में आपको ये केस सुप्रीम कोर्ट को भेज देना चाहिए था हुकूमत को। हुकूमत के काम तो जनाब हुकूमत करेगी ना। ये इनके खिलाफ वर्किंग हम सियासी करते हैं, हम जद्दोजहद करते हैं, हम सियासी कारकुन हैं, पर जो इदारों का काम है वो तो इदारे करेंगे। अगर सर देखें, अगर कोई आदमी मुल्क को बेच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ ले है, तो उसकी पार्टी के साथ आप सियासत नहीं करेंगे, वहां आप आइन और कानून के मुताबिक उसके ऊपर पाबंदी लगवाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप सबको पता था कि ये यहूदियों के और हिंदुओं के पैसे हैं और वो पाकिस्तान को तबाह करवाने के लिए पीटीआई को दे रहे हैं, आप लोगों का ये क्लेम है, तो फिर आपकी हुकूमत थी, आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? या आपके साथियों की हुकूमत थी, उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सवाल आपको पहले पीएमएलएन से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि पीटीआई तो अपने खिलाफ खुद एक्शन कभी नहीं लेगी, चाहे वो 1 नंबर है चाहे 2 नंबर है, चाहे उन्होंने फ्रॉड किया है चाहे वो ईमानदार है, वो तो अपने खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। ये तो आप सबको पता है। ब्रेक लें, वापस आते हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। निहाल भाई देखें, आपके दौरे हुकूमत में अब फिर आप समझते हैं कि पता नहीं मामला किस तरफ जा रहा है। मैं सादी चीज़ आपके सामने रखता हूँ। आपने 5 साल रोज़ हमें बताया कि अलीम खान चोर है, जहांगीर तरीन चोर है। आपके 5 साल में वो इतने खुश रहे, इतनी शानदार उन्होंने शाहाना ज़िंदगियाँ गुजारी दोनों ने, और मुसीबत में कब आए? जब पीटीआई का दौर शुरू हुआ। और हर चीज़ के अंदर आप लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहे।
प्रैक्टिकली आपने अगर किसी को चोर समझा, किसी को बेईमान समझा, किसी को मुल्क दुश्मन समझा, तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया कभी भी, क्यों सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हुकूमत का काम होता है लोगों की जिंदगियों को आसान करना। हुकूमत का काम है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना। हुकूमत का काम होता है सरहद की दिफा करना। हुकूमत का काम होता है खारजा पॉलिसी ठीक करना, चोरों को पकड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर, प्लीज लेट मी फिनिश सर, ये काम भूल गया साहब के दौर में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा किया गया। कराची के लॉ एंड ऑर्डर को, जहां पे लोग जिंदगी मैंने घर पहुंच नहीं सकते थे, बेहतर किया। खारजा बेहतर किया, सी पैक लाया, बॉर्डर को मजबूत किया, लोगों को रोजगार। अब आया जो इदारों का काम था, यह काम था नैब का। तो नैब ने उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा अलीम खान को? उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा नैब को यह कहा गया कि ये शुरफा की पगड़ियां उछालता है, शुरफा की पगड़ियां उछालता है। ये काम अब यही तो कर रहा है, वो शुरफा की पगड़ियां उछालता रहा। चोरों को पकड़ने के लिए अगर एक खुद मुख्तार इदारा था, तो उस वक्त वो खुद मुख्तार इदारा अलीम खान को क्यों नहीं पकड़ रहा था? वो खुद मुख्तार इदारा जो है जहांगीर तरीन को क्यों नहीं पकड़ रहा था? वो खुद मुख्तार इदारा आज का इंतजार क्यों कर रहा था, ताकि इन दोनों के आड़ में उन सारे लोगों को पकड़ा जाए जिनसे एक फूटी कौड़ी का करप्शन साबित ना हो सकता हो। तो ये इल्जाम हम पे नहीं बनता, ये उन इदारों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जिन इदारों का काम था कि लोगों को पकड़ते, करप्शन को अनहर्ट करते, बेनकाब करते। जी जरदार, इदारों का काम था। ये इदारे आपके दौर में अचानक क्यों जाग गए हैं? ये देखें, वो फिर उस तरफ आपकी तरफ बॉल मैं उनकी तरफ उछालता हूं, शॉट मारते हैं आपकी तरफ। नवाज ने इस मुल्क में खुशहाली लाई, नवाज शरीफ ने इस मुल्क में अमन लाया, नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंधेरों को उजालों में तब्दील जी किया। सर, मियां साहब ने जबरदस्त काम किया, लेकिन अब रेल का जवाब ले लें आप, जवाब ले लें जी। देखिए खान साहब, असल में बात यह कि चूंकि नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने क्या माफिया को पकड़ना था, वो तो खुद ही माफिया थे, वो तो खुद ही करप्ट थे, खुद ही पॉलिटिकल एलीट थे, खुद ही स्टेटस को थे, जिन्होंने कहा है कि हमारी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और लंदन में सारी प्रॉपर्टी निकल आई, और उसमें से 20% कर जो है अब इन्हीं की दौरे हुकूमत में जो है वो ब्रॉडशीट कंपनी को दिया गया, जिसमें इलीगल मनी और 76 के करीब जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्ट के जज ने लंदन में कहा है कि नवाज शरीफ की हैं। टोटल तो वैसे $800 मिलियन की, लेकिन उसमें $100 मिलियन के ऊपर उसको यकीन है, और जिसका 20% जो कट जो है वो ब्रॉडशीट को दिया गया। मैं जरा पिछले वाले पे आती हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन ने फरमाया कि ये जो दिया गया, ये फाइन दिया गया है, ये कट नहीं दिया गया जो आपकी हुकूमत ने पे किया। भाई, इसे छुपने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जरा मेरी बात सुने खान साहब प्लीज, इनसे पढ़ के तो आया करें खान साहब। बात ये कि चूंकि जी कल इन्होंने मैं अभी उस तरफ एक मिनट मैं उस तरफ आऊंगा, क्योंकि मैं कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ के आया हूं। तो निहाल भी मैं आपके सामने रखता हूं सिचुएशन। आप पहले वाले सवाल का जवाब दे दें जरताज जी। अब खान साहब बात ये है कि चूंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आज इलेक्शन कमीशन में अपने जो फॉरेन फंडिंग थी उसका जवाब देना था, तो पीएमएलएन की तो हमेशा से ख्वाहिश रही की है कि ये कोई कतरी खतूत दे दे, कोई कतरी शहजादे का नाम बता दें, या कोई जाली जो है वो डॉक्यूमेंट दे दे, लेकिन इस दफ़ा इनकी जान छूटनी नहीं है। इस दफ़ा इससे वो नहीं होना, इनको जवाब देना पड़ेगा कि 70 करोड़ जो इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने मीडिया को दिया है, वो किसकी मद में और कहाँ से दिया है। फिर इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है कि 7 करोड़ नवाज शरीफ ने जमा करवाए, 4 करोड़ वापस ले ली है, इसमें बड़े अकाउंट्स मिलेंगे, और पार्टी फंडिंग जो इनके बाहर से हुई है उसका भी पता चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी की मैं आप बता दूं, पीपल्स पार्टी, एक सेकंड खान साहब, पीपल्स पार्टी अमेरिका में जो है PPLC कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, और जिसका पार्टनर जो है वो अमेरिकी शहरी मार्क सीगल जी PPLC मार्क सीगल है, और मार्क सीगल को इन्होंने $60 लाख जो है वो पे किए हैं लॉबी के लिए, और इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे आपको पता है किसके थ्रू पैसा पे किया गया? आपको ये पता है कि मार्क सीगल को पैसा कहां से दिया था? पाकिस्तानी सफारत खाने से पैसा उसको अदा किया गया था पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, और एक और बात खान साहब, उस वक्त आपको पता है कि कौन एम्बेसडर था? हुसैन हक्कानी था, और हुसैन हक्कानी का नाम ईओ डिसफॉर्मेशन लैब के अंदर भी आ रहा है
कि जो इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कदगन लगाते हैं 15 साल से, उसमें आर्टिकल हुसैन हक्कानी के भी छपते हैं और इंटरनेशनल एनजीओ फंडिंग उनको भी करती है। तो ये जो पीपल्स पार्टी के बंदे हैं ना, ये जरा मार्क वैसे जो अमेरिकन एम्बेसडर ना वो ज्यादातर अमेरिका की चॉइस होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज की नॉर्मली नहीं होता पाकिस्तान में। अमेरिकन एम्बेसडर ज्यादातर अमेरिकन की अपनी चॉइस होता है और वो हमने ये हमने हर दफा देखा है इस तरह का। तैमूर साहब, मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं। नवाब साहब, मुझे आप ये बताएं कि देखिए, सिंपली चलें, आप पहले रिप्लाई कर दें अपने ये वाले इशू के ऊपर, अब अपनी फॉरेन फंडिंग पे आप रिप्लाई कर दें, मैं फिर सवाल आपके सामने रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी बैंक से हमारी क्लियरेंस आ गई है, हर जगह से हमारी क्लियरेंस आ गई है। हम पीटीआई की तरह भीख मांगने के आदी नहीं है। हम जो है सो इसके चंदा चोर नहीं है, तो हमने ना तो कोई फंडिंग मांगी ना हमने कोई फंडिंग मिली। जरताज बीबी, यही तो मसला है ना, आप लोग जो है जरा सब्र नहीं कर सकते ना, हमारी बात तो सुन लिया। मुझे पता है आपके सब्र नहीं है, ना खान साहब में, ना आप में, ना बाकी में, पर बात अगर पूरी करने की आपकी मेहरबानी होगी, ना करने की मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। मैं मोहतरमा के साथ तो जिद नहीं कर सकता आपके साथ। तो बात ये कि हम ना चंदा चोर हैं, ना हम लोन लिए हमारे, क्या आप पाकिस्तान का मुल्क ही लूट के खा जाते हैं। आप बोले सबूतों के बगैर थोड़ी खा जाते हैं, वो तो आपको साबित करें और जेल में डालें, ठीक है। चले बात करें, लुट के हम खा गए होते ना तो अभी तक आपने हमें फांसी चढ़ा दी होती। मसला ये है कि आपके पास कुछ प्रूफ कोई चीज है नहीं। आपने कहा था, आपके इमरान खान न्याजी ने कहा था कि जो एमनेस्टी देता है वो चोर है, जो लेता है वो डाकू है। तो ली किसने एमनेस्टी और दी किसने, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। आपके खान साहब ने कहा था कि जब 1 सेंट डॉलर का बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर की जेब में कितने अरबों रुपए आते हैं। तो आज तो इमरान न्याजी के मेरे ख्याल से जेबें भी फट रही होंगी और खान साहब के अकाउंट भी फट रहे होंगे सागे। तो वो तो बातें आप लोगों ने की थी। आप यूटर्न सरकारें, हम नहीं हैं। मैं तो अपने भाई को एक सिंपल सा जवाब दे रहा था, इमरान भाई को, कि हमने अगर एक भी कोई गफलत की होती, गलती की होती या कुछ कहीं से लिया होता तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है। खासतौर पे क्योंकि पीटीआई के साथ जो उनके मददगार हैं वो बहुत रिसोर्सफुल हैं। आप तो बगैर वजह के हमें जेलों में डाल देते ना। अगर हमने कुछ किया तो कैसे होता। सबको पता है, खान साहब मान चुके हैं, आपकी पार्टी मान चुकी है कि आप लोगों ने फंडिंग ली है। इलीगल फंडिंग सिर्फ नहीं ली है, पर आपने अस्पताल की जो ज़कात की फंडिंग ली थी वो भी आपने अपने पॉलिटिकल अकाउंट्स में डाल के इस्तेमाल कर ली है। वो सारी चीजें कोई छुपी छुपाई नहीं है। और उसके देखे ना फिर से जरदारी साहब आप जवाब दे लीजिए ना अपनी बारी। मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया ना, मैंने आपको एलिगेशन है, उसका जवाब दिया जाता है। आप मुझे भी डिस्टर्ब ना करना। आपको हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहिए जो आपका जो जिसमें आवाम का मुफ्त इलाज होता है, आप उन लोगों की तौहीन मत करें, आप उसका नाम न लें। चले ब्रेक लें। मैं नवाब साहब आपसे शुरू करता हूं, ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक लेना, मैं वापस आकर नवाब साहब आपसे शुरू करता हूं, नवाब से बात करता हूं। ब्रेक लें, वापस आते आपसे शुरू करते हैं। ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन, महदूद वक्त है। नवाब साहब, क्विकली छोटी सी बात मुझे आपसे पूछनी है कि मुशर्रफ साहब ने तमाम लोगों को एनआरओ दिया और जानबूझकर यह मुआहदा ख़त्म कर दिया। अगर यह मुआहदा ख़त्म ना होता तो पाकिस्तान को यह जुर्माना ना देना पड़ता, बल्कि अगर कुछ पैसे रिकवर हो जाते तो कमीशन दे रहे होते। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने एनआरओ लिया और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने एनआरओ दिया, उनके लिए यह बात जो है वो इबरत का निशान होनी चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। बेशक आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये सारा इल्जाम उन पर आता है जिन्होंने ये शुरुआत की, इलीगली शुरुआत की, सियासतदानों की के साथ एक ज्यादती की। उसमें ये नहीं देखा कि कौन सबको डीफेम करने के लिए ये की। और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी उन पर आती है जिनके थ्रू आज ये पैसे गए। $1.5 बिलियन गलत जगह पे चला गया। हालांकि आपको पता होगा जो मीटिंग इमरान न्याजी ने की थी, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि सिर्फ आपको पता है वो $1.5 मिलियन कब गया था? ये पता है आपको कब गया था? $1.5 मिलियन कब गया था? ये पता है आपको? बिल्कुल, मुझे भी पता है कब गया था। मुझे भी पता है कि अभी खान कब गया था, सर, कब गया था? उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया था? सर 2008 में गया था। और वो 2008 में गया था, अमर बिलाल सूफी साहब ने दिया था। निहाल भाई आप मुझे बताएं सर कि ये इसमें कह रहे हैं बिलाल शहजाद अकबर साहब कि $21.5 मिलियन में से $20.5 मिलियन जुर्माना वो है जो शरीफ खानदान की मद में जमा करवाया गया है। देखिए जी, हम तो ये बात, आपको पता है कि
2 महीने पहले, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अब पब्लिक हो गई है, किस मद में पाकिस्तान एम्बेसी लंदन में इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे। जजमेंट आने से भी पहले $30 मिलियन यहां ट्रांसफर कर दिया गया था 2 महीने पहले। तो ये तो बात की बात है कि किस मद में गए। बात यह है कि जजमेंट आया और उससे पहले आपने फंड वहां पे ट्रांसफर कर दिया। ये तो अब जजमेंट हमने खुद कहा है कि पाकिस्तान, ये जवाब लें आप, सारे जजमेंट ये जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बहुत टेक्निकल पॉइंट आपने उठाया। जरताज, क्यों आपको पता था फैसला खिलाफ आ रहा है और ये पैसे उनको देने हैं, वहां पे जमा करवाने, क्यों आपने पहले इतना पैसा बरतानिया में भिजवाया? उसकी वजह क्या है? खान साहब, 2008 में गिलानी साहब जो है वजीर आजम थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एक दफा उन्होंने पैसे दिए, उससे पहले की बात है, 2016 में दोबारा पैसे दिए गए। नवाज शरीफ, सुन लें, नवाज शरीफ की वो थी हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पे एनआरओ लेने वालों को शर्म आनी चाहिए, फांसी चढ़ जाते अगर रसूल के ऊपर थे। यहाँ के चूंकि उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी थी, पैसे देने थे, इसलिए एनआरओ की और यहाँ के हुकूमत से बाहर चले गए नोटों के बैग लेके। और अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पैसे इन्हीं लोगों के 20% कट कहाँ से लगा है? क्योंकि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के वहां पैसे निकल आए हैं। और दूसरा, मैं आखिरी बात सिर्फ ये जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्सपर्सन इनको बताना चाहती हूँ, 12 साल से आपकी कंजर्वेटिव हुकूमत है, शौकत खान हॉस्पिटल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराची में बना रहे हैं, आप लोग अपने आकाओं को खुश मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक बात तो है, देखिए ब्रॉडशीट वो ये कह रहे हैं कि हमें कमीशन चाहिए, जुर्माना नहीं चाहिए। आप आज मुआहदा करें, केस खोलें, हम आपको सबूत देते हैं, हम बरतानिया में केस लड़ते हैं, आप पाकिस्तान में लड़ें, इनकी करप्शन की लूटी हुई दौलत वापस भिजवाते हैं, आप हमें हमारा 20% दें, वो तो ये कहते हैं। लेकिन ये मुआहदा खत्म करने वाला एक्चुअली मुजरिम था। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।